Assalamualaikum everyone. I am Hajra Aruj, a first year MBBS student at Rawalpindi Medical University, currently making this video to guide you all about how to prepare the most horrifying subject, the one and only physics. And to share my MDCAT experience that why I liked physics, what were the secret tips and tricks which made physics the most easiest subject for me. So without any further delay, let's get into the video. Let's start from the very basic rule of MDCAT. Like any other subject, it is also applicable to physics that if you need to boost your score and get maximum marks, you have to have a well developed control on all of these following. टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन के वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आप दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चल रहे हो। एक तरफ आप अपनी तैयारी के लिए बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप पीएमसी के सिलेबस को देखें, आप थ्योरी पढ़ें या आप अपनी बुक के अंदर दी हुई एग्जांपल्स को सॉल्व करें, और साथ ही साथ आप अपने पास पेपर्स और जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं डिफरेंट एकेडमीज़ की तरफ से, डिफरेंट जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी रखें। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रैक्टिस मैटर करती है और सिर्फ 20-30% जो है वो आपकी मैटर करती है प्रेपरेशन, जो कि थ्योरेटिकल होती है। यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पीएमसी का सिलेबस फॉलो करना है, और लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहे होते हैं उनको भी कवर करना है। याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में ये ना हो कि आप अपने मेन सिलेबस को ही साइड लाइन कर दें। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। सबसे पहले आपने वो चीज़ें करनी है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, एंड देन यू विल मूव टू थिंग्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन वो आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कर रहे हैं। फिर अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो आपने तैयारी के लिए सबसे पहले पंजाब और फेडरल की बुक यूज़ करनी है, ये बहुत ऑथेंटिक है। इसके बाद फिज़िक्स के लिए किसी और बुक की ज़रूरत नहीं रहती। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को एम्फसाइज़ करके बोल रही हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमसे दोनों नहीं पढ़ी जा रही ना फिज़िक्स के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको इतना एज दे सकती हूँ कि अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ लें और फेडरल में से न्यूक्लियर फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ लें, तो मेरे अकॉर्डिंग ना कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस ना हो जाए, तो वरना आपकी तैयारी इतनी होती है कि आप अपना पेपर 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें फेडरल में नहीं दी हुई, बहुत ही कम चीज़ें। अगर आपके पास टाइम हो तो एक रीड दे दें, वैसे अगर आप ना भी करें पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ लें तो इट्स बेस्ट टू गो फॉर। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितना इसको एम्फसाइज़ किया जाए उतना ही कम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, उतने ही आपको लूप होल्स पता चलेंगे। वो जो चीज़ें जब आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो ही उनका सल्यूशन निकलेगा। इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है, और इतनी करनी है जितनी कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना हमने ये प्रैक्टिस बुक कर ली, वो कर ली, अब क्या करें। भाई जितनी कर सकते हो ना उतनी करो, और आखिरी दिन तक करते रहो बस प्रैक्टिस। फिज़िक्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपके पास जोन से अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें, और जितने अवेलेबल हैं सबको यूज़ करें। किप्स की बुक जो है वो बहुत अच्छी होती है। इवन कि अगर आपको ना अगर किसी ने किसी वजह से तैयारी शुरू नहीं की, जिस तरह बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई मिस हैव हो गया होता है जिस वजह से अब उनके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया, तो अगर किसी ने सिर्फ एक बुक भी पढ़नी हो ना तो वो किप्स की पढ़ ले तो बहुत वेल एंड गुड है। बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 90%, 90 से ज़्यादा ही कवर होती हैं। फिर आप स्टेप्स की बुक को सॉल्व करें। स्टेप्स की बुक ये है कि अच्छी होती है लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ की जो रेंज होती है थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू किप्स की बुक, इसलिए उसको ज़रा हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं ओवर स्टेप्स। तो किप्स की बुक करें, स्टेप्स की बुक करें, स्टार्स की प्रैक्टिस बुक सॉल्व करें। इसी तरह से हमारे पास जो आ रही होती हैं डिफरेंट प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो कि एसकेएन अकेडमी के अवेलेबल होते हैं, उनकी वेबसाइट पर, उनके फेसबुक ग्रुप्स में, वाइस गॉट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी और चीज़ों को याद रखने में मदद करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे कही, मैं आपको कहना चाहूँगी, वो ये है कि एफएससी स्टूडेंट्स को एक एडवाइस होती है कि वो ये होती है कि आप लोग अपने एग्ज़ामिनर के लिए आसानी क्रिएट करें। जितना आप एग्ज़ामिनर के लिए आसानी क्रिएट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एमडीकैट के स्टूडेंट्स को इस फ्रेज़ को मॉडिफाई करके बताया जाता है, और वो ये होता है कि आप अपने लिए ख़ुद आसानी क्रिएट करें। अब आपने आसानियाँ क्रिएट कैसे करनी है, तो ये सारे के सारे तरीके आपके लिए आसानियाँ क्रिएट करने के हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है निमोनिक्स, बल्कि बिल्कुल प्योर आपकी जो डेली लैंग्वेज में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से निमोनिक्स निकाला करें। वो याद भी आसानी से होते हैं, लंबे टाइम के लिए याद रहते हैं और बाद में उनको डी कोड करना भी आसान होता है। अभी मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने 2 निमोनिक्स बनाए हुए थे नीचे, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का था उसकी में फ्रीक्वेंसी में f=1/2π√k/m है। अब ये m ऊपर है कि ये नीचे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो लगता है कि ईजी है, लेकिन लास्ट टाइम पे अक्सर काल भूल जाता है, तो इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया था कि फ़िक्र कम किया करो। अब यहाँ पे नज़र आ रहा था कि f पहले और फिर कम, मतलब k ऊपर और m नीचे डिनोमिनेटर में। ये वाला इशू सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो वहाँ पे आता है f=1/2π√g/l। तो इसके लिए मैंने क्या निमोनिक बनाया था कि फिर घूम लेना, अभी पढ़ लो, इट विल रियली मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। तो आपने अपने लिए क्या करना है, आसानी ढूंढनी है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं नोट्स की। नोट्स आपने खुद बनाने, आपके अपने हैंडमेड नोट्स होने चाहिए। सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, एटलीस्ट मुझसे तो नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई बहुत ही एफिशिएंट है जो कर सकता है तो ठीक है, इट्स गुड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। किसी के नोट्स प्लीज़ मत यूज़ किया करें, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए होते हैं। आपने नोट्स के अंदर सारी की सारी किताब नहीं उठा के छाप देनी, सब कुछ नहीं लिखना, बल्कि आपने नोट्स के अंदर वो चीज़ें लिखनी है जो कि आपको लगता है एंड टाइम तक भूल जाएंगी। अब उनके अंदर क्या आ जाती है, सिर्फ वो वाले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो कि आपने यहाँ पे आके नए, और अभी आपने एमडी कैट फेज़ में पढ़े हैं। अभी एमडी कैट फेज़ से पहले ना तो आपने अपने एफएससी में पढ़े, ना आपने अपने मैट्रिक में पढ़े, और अभी एमडी कैट में भी आपको लगता है कि वो एंड तक आपको भूल जाएंगे। अब अगर सिंपली फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है और ये भी उठा के आप अपने नोट्स पे लिख रहे हैं, तो आप उनको बर्डनाइज कर रहे हैं, लिखते हुए भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ते हुए भी टाइम वेस्ट करेंगे। ये डबल वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो इसको अवॉइड करना। सेकेंडली, आपने बहुत ही जो माइन्यूट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है साइड बॉक्सेस में दी होती है, डायग्राम्स के नीचे लिखा होता है, सब टॉपिक्स के ऊपर अंदर होती है जो कि इतना हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं होती, उन चीज़ों को टारगेट करना। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपने अपने एफएससी में स्किप कर दी थी और अभी पढ़ी है, तो उसको उठाएं और नोट्स में लिखें ताकि एंड पे आप उसको पढ़ सको। इस तरह की चीज़ें उठा लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होगा कि बिल्कुल लास्ट डे पे आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस फॉर्म में हो कि आपको वो याद रह जाए, इट्स इनफ। इसके अलावा आपको किसी के साथ शेयर करना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना हो कि आपको समझ आए, काम हो रहा है, बेस्ट। इसी तरह आप अपने मेरे भी नोट्स देख सकते हैं जो कि मैंने साथ साथ शो किए हैं। फिर आ जाती है बात कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, वो रैंडमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक दिन एक बुक उठा ली, दूसरे दिन दूसरी बुक उठा ली, तीसरे दिन कहीं और से कर रहे हैं। इस तरह करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जहाँ से भी करें एक सोर्स से करें। एक बुक को पूरा करना बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सारी बुक्स को आधा आधा करना। सही है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। सेकेंड चीज़ कि आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जहाँ से भी एमसीक्यू सॉल्व करें, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें कि आज आपने कितना स्कोर किया, कल आपने कितना स्कोर किया, परसों आपने कितना स्कोर किया। और उसको फिर थर्डली आपने उसको ट्रैक करना है और देखना है कि आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कोई लूप होल रह गया, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करें। चीज़ों को ठीक करना दूर की बात होती है, पहले आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ही जाके सोल्यूशन मिलता है। सो ख़ुद के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि न्यूमेरिकल्स पे आपने अपना होल्ड किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में इशू आ रहा होता है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर होल्ड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करने के लिए आपको लेक्चर आराम से और तहम्मुल से, सुकून से, पूरी अटेंशन के साथ लेना होता है। अब लेक्चर लेते वक्त आप कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एमसीक्यू हमारे पास दिया हुआ है। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इसका जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स दिए हुए 4i+3j हैं, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है और जो वाई एक्सिस होता है उसका जे होता है, ये हमें पता है। अब उन्होंने कहा है कि ये गुजर कहाँ से रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है एक एरिया से जो कि 5 मीटर स्क्वायर है और पड़ा हुआ किधर है, वाई जी प्लेन में। जब एक एरिया वाई जी प्लेन में पड़ा तो आप बताएं कि उसके ऊपर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उससे पास हो रहा है।
अब खुद सोचो कि जो वाई जी में प्लेन में है तो वाई जी में से कौन सा गुजरेगा, जब वाई जी में से है तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला फ्लक्स उसमें से गुजरेगा ना, वो वाला कंपोनेंट उसमें से गुजरेगा जो उसके परपेंडिकुलर है, जो उसके पैरेलल है वो तो उससे गुजरेगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वाला। तो सिर्फ आप इसको सिंपली क्या करोगे, 5 4 20 वोल्ट मीटर। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या करेगा, पहले वो लंबे चौड़े चक्रों में पड़ेगा, वो क्या इस सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकालेगा, फिर इसका एंगल निकालता रहेगा, वो सारा कुछ निकाल के फिर इसकी कैलकुलेशन करेगा, जो कि आपका टाइम वेस्ट करेंगी। तो आपने टाइम बचाने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी ये चीज़ें दिमाग में फीड होती जाएंगी और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। सेकेंडली, आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जितने भी टेबल्स बने हुए हैं उनको उठाएं, अपनी फार्मूला शीट्स के साथ लिखें। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है विच इज़ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में आपने चीज़ों को राउंड ऑफ करना सीखना होता है। कहीं पे भी अगर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आप 3.2 का स्क्वायर निकालें, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंड पे आके सिनेरियो बन रहा है कि 3.2 का स्क्वायर निकलेगा। अब 3.2 का स्क्वायर कुछ बच्चे 3.2 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, सॉल्व करने बैठ जाओगे। आप खुद सोचो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16। तो अगर इसके आसपास ही होगा, कुछ 11 12 के इधर ही लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके आसपास अप्रॉक्सीमेशन में जो आंसर गिवन हो उसको सिलेक्ट कर लिया करो। आंसर इसी तरह से होता है कि जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन हुई होती हैं कि आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। एक और बात आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, वो ये है कि जो साइन कॉज और टेंजेंट की वैल्यूज़ हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, फार्मूलाज हैं जो कि आपने एक ही फार्मूला शीट पे लिखने हैं। Now moving to the second part of the video which is attemptation. बहुत सारे बच्चों की तैयारी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होती है लेकिन वो वहाँ पे जाके उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकते जिस लेवल के लिए उन्होंने तैयारी की होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू बी वेल मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्या सिनेरियो होगा वहाँ पे। आप ये जो भी गाइडलाइन आई है, जो पूरी एमडी कैट की 2022 की गाइड आई है, पीएमसी के पोर्टल पे अवेलेबल है, मैंने भी शेयर की थी लास्ट कुछ दिनों में अपने इंस्टा पे, वो आप उसको सही से रीड करें। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अपने से पहले वाले बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखें और आप तैयार रहें कि हो सकता है थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होगी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनफेवरेबल होंगी। सो यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये ना हो कि वहाँ पे छोटा सा कुछ मसला होता है और आप लोग पैनिक कर जाते हो। स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन बात करते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए, टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट अ बिग डील। वाई, बिकॉज अब बबल शीट नहीं होती, एमसीक्यूज़ में बबल्स फिल नहीं करने, सो इतना टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं होता, आराम से हो जाता है। इवन के पौने 2 घंटे में भी, मैक्सिमम 2 घंटे तक सबका टेस्ट हो गया होता है, उसके बाद सिर्फ बच्चे क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे होते हैं। एक बात ये हो गई। सेकंड बात आ जाती है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़। तो वाकई ही आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ जो थे वो आए हुए थे। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ काफ़ी थे, एटलीस्ट 25 30 से तो ज़्यादा ही थे। लेकिन ये होता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी आपके बिल्कुल ही कि ऐसे नहीं आए जो आपने कभी सारी ज़िंदगी देखी नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस भी ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ पीएमसी आउटलाइन होते हैं लेकिन आपके एफएससी सिलेबस के अंदर से ही होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको उसका कॉन्सेप्ट होता है, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते उसके बारे में। इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि आपके पास एंड पे टाइम हो तो एक दफ़ा अपनी पूरी बुक को रीड कर लें। बेशक आप जो आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ पीएमसी आउटलाइन पार्ट है उसकी प्रैक्टिस ना करें लेकिन उसको पढ़ ज़रूर लें। एक बात ये हो गई। और फिर इस बारे में आपको ना वेल प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, आप पैनिक कर जाते हो। जो गलत आए हुए, जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, मे बी वो फ्यूचर में जाके कंपनसेट हो जाए, जो पीएमसी कहती है कि वो कर देते हैं। इन केस वो कंपनसेट हो जाते हैं, वो तो कंपनसेट हो गए, और अगर जो उनकी वजह से आपने पैनिक करके गलत किए हैं वो वाली चीज़ें तो कंपनसेट नहीं होंगी ना, तो आप अपना डबल नुकसान कर रहे होते हैं। सो पैनिक नहीं करना, एनजाइटी नहीं होनी चाहिए आपको उस टाइम पे। आपने कंप्लीट यकीन रखना है खुद पे भी और अल्लाह पे भी कि आपने मेहनत की है तो आपको उसका सिला मिलेगा, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर।
नेक्स्ट एनवायरनमेंट की बात की जो, तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, इन्विजिलेटर्स और वेरी कोऑपरेटिव, और जो हमें टेस्ट पे के लिए वाइट बोर्ड दिया गया था, वाइट बोर्ड का मार्कर दिया गया था, उसमें कोई भी छोटा मोटा इशू हो तो दे वर रियली कोऑपरेटिव, रिजॉल्व कर रहे थे वो लोग। और गर्मी थी बट एसीज थे, फंक्शनल थे, वाईफाई वाज फंक्शनल, देयर वाज नो इशू रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट और द इन्विजिलेटर्स और एनीथिंग। फिर आ जाती है बात के क्वेश्चन स्किप करने या नहीं। क्वेश्चन स्किप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए थे, और अगर वो स्किप्ड क्वेश्चंस काउंट ना हुए तो मेरा इतना स्कोर नहीं आ सकता था। सो मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन स्किप कर देना, क्वेश्चन स्किप करने से कुछ भी नहीं हो रहा होता। देन कम्स अ पॉइंट कि आपने आंसर चेंज करने हैं कि नहीं। आंसर चेंज करने के बारे में मैं अपनी कोई भी फाइनल राय नहीं दे सकती, बिकॉज मैंने आंसर्स चेंज नहीं किए थे। सिर्फ एक तो क्वेश्चंस में किए थे, वो भी जो गलती से मुझसे आंसर सेलेक्ट हो गया था। वाई? बिकॉज मुझसे पहले वाले लोग कह रहे थे कि आंसर चेंज करने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आई डोंट नो ठीक था या गलत था, जो भी था, पर मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के आंसर चेंज नहीं किए। एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल द सेम कि अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसको स्किप कर दो और एंड पे जाके सॉल्व कर लेना, इंस्टेड कि आप पहले एक आंसर सेलेक्ट करो और बाद में जाके उसको चेंज करो। टॉकिंग अबाउट द एंजाइटी एंड इट्स डीलिंग। एंजाइटी होती है दो किस्म की, एक प्री टेस्ट एंजाइटी और एक जो एंजाइटी होती है आपको ड्यूरिंग टेस्ट। दोनों का सल्यूशन सेम है। क्या सल्यूशन है? सबसे पहले तो आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जब आप आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती है, जब आप तैयार हो कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू ईजिली टैकल विद इट। फिर आपकी परेशानी तो एक इसी तरह कम हो जाती है। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा आपने अल्लाह पे यकीन रखना। अल्लाह पे आप ये यकीन रखो कि इन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। अल्लाह की ज़ात आपको कभी 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 भी मायूस नहीं करती। सिर्फ उसका एक तरीका है, और उसका तरीका वो है जो हमारी समझ से बालातर है और हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही बेहतरी होती है। होता यह है कि अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ हमें किस वक्त चाहिए। कभी वो दे के आजमाता है और कभी वो ले के आजमाता है। जब वो आपसे लेके आजमा रहा होता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो आपको कभी अता नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि उसे मालूम है ना कि वो आपको अता करेगा, नहीं अता करेगा, या हो सकता है कि उसको वो चाह रहा हो कि वो आपको देर से अता करे, हो सकता है वो आपको अपने करीब लाना चाहता हो सकता है कि आप उसको इतने अजीज़ हों कि वो आपको इस आजमाइश से गुजार के मज़ीद मजबूत बनाना चाह रहा हो। हालाँकि बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम समझ नहीं पाते। हो सकता है कि वही फ़ील्ड, वही करियर जो आप समझ रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे भी बेहतर कोई चीज़ सोच के रखी हुई हो। सो आपने क्या करना है कि आपने यकीन रखना है कि आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं ना, आपके इख्तियार में है मेहनत करना। आपने मेहनत कर ली है, अब उसके बाद जो होगा वो अल्लाह के इख्तियार में है। और यकीन माने कि एक तदबीर वो होती है जो हम करते हैं और एक वो करता है, और जो वो तदबीर करता है वो बेशक सबसे बेहतर है। सो उसकी प्लानिंग पे यकीन रखना है, कामिल यकीन रखना है। एक होता है यकीन और एक होता है तवक्कल। आप तवक्कल की तरफ जाएं। तवक्कल के राहों पे जितना मजबूती के साथ आप चलते रहेंगे ना, आपकी मंजिल उतनी करीब होती रहेगी और आपका दिल उतना ही सुकून में रहेगा, टेस्ट की तैयारी के दौरान भी और टेस्ट के वक्त भी। इसके साथ साथ एक और बात यह है कि आपने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं सोते, सारा सारा दिन, सारी सारी रात बस वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली तैयारी में लगे हुए हैं। सो तैयारी करना और हार्ड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मेजर पार्ट इन योर एमडी कैट एग्ज़ाम। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो वर्किंग है, आपकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी हेल्थ के ऊपर, और हेल्दी बॉडी जो है उसी के पास एक हेल्दी माइंड भी होगा। तो आपने क्या करना है, कम से कम 6 से 8 घंटे लाजमी सो। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा भी सो लेते हो और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो रही है, डबल ट्रिपल हो रही है, तो इट मीन्स कि आपने उसको कंपनसेट कर लिया है। डोंट बी वेरी मच हार्ड ऑन योरसेल्फ। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी तबीयत में इरिटेशन आती है, उस वजह से आप सही से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, फोकस नहीं कर पा रहे होते, एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। Make sure to take a good care of your health. Make sure to have a complete faith in Allah. और इंशाल्लाह आपके सारे काम आसानी से आराम से हो जाएंगे। This was all from my side regarding physics.
I hope so you enjoyed the video. If you enjoyed it, so make sure to share it with your friends too. It would be of really great help. Allah Hafiz.